नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21 ए में आप सभी का स्वागत है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल आर्टिकल 21 ए। हम लोग देखेंगे आज डेली करंट अफेयर। कब का देखेंगे? तो 21 जुलाई का देखेंगे, ठीक है। 21 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे। दिन है सोमवार। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। इसका थीम क्या था? तो थीम था इसका रिड्यूस रिड्यूस रीयूज रीयूज रिसाइकिल। रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है कब शुरू किया गया? तो इसे 2016 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत शुरू किया गया था। प्रतिवर्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन सा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण? तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो आवासन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई प्रीमियम सुपर स्वच्छ लीग में प्रवेश किया। इंदौर सबसे एक नंबर पे कौन सा है? इंदौर। उसके बाद सूरत और नवी मुंबई प्रीमियम प्रीमियम सुपर स्वच्छ लीग में प्रवेश किया है। 5 स्तरीय जनसंख्या श्रेणी में अहमदाबाद शीर्ष पर है, ठीक है। 5 स्तरीय जनसंख्या श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो अहमदाबाद शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पल्लावरम बनकाचिरला लिंक परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अंतर्राज्यीय जल विवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है। अंतर्राज्यीय जल विवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है। किसके लिए? पल्लावरम बनकाचिरला लिंक परियोजना पे जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है, ठीक है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 जल विवाद अधिकरण के बारे में बात करता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 जो है केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए नदी बोर्ड स्थापित कर सकती है, ठीक है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के अनुसार जो है सो केंद्र सरकार नदी बोर्ड स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 262 नदी जल से संबंधित विवादों के निपटारे से संबंधित है। तो अनुच्छेद 262 क्या है? नदी जल से संबंधित। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 262 क्या कहता है कि नदी जल से संबंधित जो भी विवादें हैं उसके निपटारे के लिए केंद्र सरकार को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये पल्लावरम बनकाचिरला लिंक परियोजना जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई का विकास करना है, जल विद्युत उत्पादन करना है, पेयजल उपलब्ध कराना है, रायलसीमा क्षेत्र को पानी पहुंचाना भी इसका एक उद्देश्य है। रायलसीमा क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का एरिया है, आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? तो पंजाब ने शुरू किया है। ऑपरेशन जीवन ज्योत किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ IMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? तो नोएडा में किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ IMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? तो नोएडा में किया है। किस राज्य ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेज़बानी किया है? तो बिहार राज्य ने जो है सो ओपन एथलेटिक्स मीट की मेज़बानी की है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्टेट में, है ना, यहाँ पे बिहार में ही 7200 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना परियोजना का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बिहार में, ठीक है। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन जो है सो वाराणसी में शुरू किया गया है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुई है। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए बस में दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए के सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। ये
विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? शतरंज शतरंज में ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, तो 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? चेन्नई के हरिकृष्णन चेन्नई के हरिकृष्णन बने हैं 87वें ग्रैंड मास्टर। 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं चेन्नई के हरिकृष्णन। महिला आरोग्य कक्षा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में महिला आरोग्य कक्षा का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। एएसआई ने किस राज्य के लुंगपुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम को। ठीक है, मिजोरम राज्य के लुंगपुन रोपुई स्मारक को एएसआई ने क्या किया है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। अरुण इंडिया अंडर 30 सूची में 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? अरुण इंडिया अंडर 30 सूची में 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेप्टो के संस्थापक हैं आदित्य पलीचा और केवल बोहरा। ठीक है। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में आयोजित किया गया है। और भारत ने यहाँ पे 2 स्वर्ण और 2 रजत पद जीत करके 6ठा स्थान पाया है। ठीक है, 6ठा स्थान। भारत को कितना स्थान मिला है? 6ठा स्थान। 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक। हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया है रुद्रपुर में। ठीक है। हाल ही में किस देश ने पहलगांव आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ, ठीक है, टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया गया है? टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है तो अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के संचालन अधिकार नियम 2025 अनुसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अपतटीय क्षेत्रों में यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों के अन्वेषण एवं खनन को विनियमित करना। ठीक है, क्या विनियमित करना है? थोरियम और यूरेनियम जो है, यूरेनियम और थोरियम रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, इन परमाणु खनिजों के अन्वेषण एवं खनन को विनियमित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये नियम अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया है। किसके प्रावधान के तहत ये नियम बनाया गया है? तो कौन सा नियम बनाया गया है? कि परमाणु खनिजों के संचालन अधिकार नियम। ठीक है, परमाणु खनिजों के संचालन अधिकार नियम 2025 किसके अंतर्गत, किस कानून के अंतर्गत बनाया गया है? तो ये अपतटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया है। ठीक है। भारत में प्रमुख खनिज यूरेनियम की बात करें तो मुख्य भंडार कहाँ कहाँ है? तो झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान आदि में है। उसके बाद जादूगोरा झारखंड में जो जादूगोरा जगह है, देश की पहली खदान है जहां वाणिज्यिक स्तर पर यूरेनियम निकाला गया है। अन्य महत्वपूर्ण खदानें हैं लांबापुर, पेट्टागढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, बगजाता खदान झारखंड में है। थोरियम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थोरियम, भारत में यूरेनियम के भंडार सीमित हैं, लेकिन थोरियम के प्रचुर भंडार है। ठीक है, लगभग 8 से 10% थोरियम होता है। ठीक है, यहाँ पे लगभग भारत में यूरेनियम के भंडार सीमित हैं, लेकिन थोरियम के प्रचुर भंडार हैं। मोनोजाइट में लगभग 8 से 10% थोरियम होता है। केरल और उड़ीसा के समुद्र तटों की रेत में मोनोजाइट का समृद्ध भंडार है। ठीक है, भारत में यूरेनियम के भंडार, अब देखते हैं भारत में यूरेनियम के भंडार कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपके राजस्थान में है, राजस्थान, नॉर्थ दिल्ली कोलफील्ड में, मेघालय महादेव बेसिन में, झारखंड सिंहभूम सियट जोन में, कर्नाटक में भीमा बेसिन में, तेलंगाना में है, नॉर्थ कडप्पा बेसिन में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में साउथ कडप्पा बेसिन में है। चेन्नई में आपको मिल जाएगा यूरेनियम, चेन्नई में मिल जाएगा।
हैदराबाद में भी है। उसके बाद एक्चुअली हैदराबाद में नहीं है, तेलंगाना नॉर्थ करप्पा बेसिन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। भारत सरकार के श्रम ब्यूरो ने कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में माना है। आधार वर्ष के रूप में किस वर्ष को माना है? तो 2019 को माना है, 2019। और पुराना जो था, यह पुरानी सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एएल, एग्रीकल्चर लेबरर और रूरल लेबरर, आधार वर्ष 86-87 के बाद उसका जगह लेगा, ठीक है, 2019 वाला आधार वर्ष। इसे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है क्या, है ना? उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? कंज्यूमर प्राइस, यह सूचकांक निर्धारित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में होने वाले बदलावों को मापता है, ठीक है। कीमत में जो बदलाव होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है ना, महंगाई वगैरह, तो उन सब को मापता है, जिन्हें घरेलू उपभोक्ता अपनी खपत के लिए खरीदते हैं। कृषि श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक या अधिक कृषि कार्यों में संलग्न है और नगद वस्तु रूप में या दोनों के मिश्रण के रूप में मजदूरी प्राप्त करता है। ग्रामीण श्रमिक कौन है? वह व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि या गैर कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम करता है और इसके बदले नकद वस्तु या दोनों रूप में मजदूरी करता है, ठीक है, मजदूरी प्राप्त करता है। नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। फैक्ट फॉर फ्यूचर, देखेंगे कि फैक्ट फॉर फ्यूचर क्या है। फैक्ट फॉर फ्यूचर, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संवाद के दौरान फैक्ट फॉर फ्यूचर के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। तो फैक्ट फॉर फ्यूचर है क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं ना। इसे 2024 में समिट ऑफ द फ्यूचर में अपनाया गया था। 2024 में समिट ऑफ द फ्यूचर में अपनाया गया था। पैक्ट फॉर फ्यूचर में निम्नलिखित शामिल है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, यह डिजिटल क्षेत्र में सहयोग के लिए पहला व्यापक वैश्विक फ्रेमवर्क है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जो है वो, और डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, ये दोनों पैक्ट फॉर फ्यूचर में शामिल है, ठीक है। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, यह अलग अलग मुद्दों पर स्पष्ट प्रतिबद्धताएं सुनिश्चित करता है और ठोस परिणामों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, ठीक है। इन प्रतिबद्धताओं में मानवाधिकार, लैंगिक समानता, सतत विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में कई प्रतिबद्धताएं तय करता है। कौन? पैक्ट फॉर फ्यूचर एक पैक्ट है ये, ठीक है, जो इन चीज़ों को तय करने के लिए किया गया है, ठीक है, अलग अलग देशों के बीच। सतत विकास और विकास के लिए वित्तीय प्रबंधन, सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट होता है जिससे हमारे इन्वायरमेंट वगैरह को नुकसान नहीं हो, वो सस्टेनेबल होता है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह जो है हमारे, वो आपको देख लेना है एक बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग करना है। उसके बाद युवा और अगली पीढ़ियों और ग्लोबल गवर्नेंस में बदलाव करना, इसका जो है सो मुख्य प्रतिबद्धताएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविधि का 125वां पक्षधर राष्ट्र कौन बना है? तो 125वां पक्षधर राष्ट्र जो है आपका यूक्रेन बना है, ठीक है। रोम संविधि से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई थी और उसका 125वां पक्षधर राष्ट्र कौन बन गया है? तो ये बन गया है यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में, यह पहला अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो ऐसे व्यक्तियों की जांच और अभियोजना करता है जिन पर गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में शामिल होने का आरोप लगा होता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का काम क्या है? तो वैसे व्यक्तियों की जांच और अभियोजना करता है, वैसे व्यक्तियों की जांच और अभियोजना करता है जिन पर गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में शामिल होने का आरोप लगा होता है। यह निम्नलिखित मामलों में अभियोजन चलाता है। यह निम्नलिखित कौन कौन सा मामला? जेनोसाइड हो गया, नरसंहार हो गया, आपका युद्ध अपराध हो गया, वार क्राइम्स, मानवता के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आक्रमण का अपराध, क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो इन सब मामलों पे ये अभियोजन चलाता है, ठीक है। नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, आक्रमण का अपराध, ठीक है। इसकी स्थापना रोम स्टैट्यूट के तहत हुई थी, जिसे 1998 में अपनाया गया था और 2002 में लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को रोम संविधि के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो रोम संविधि को कब अपनाया गया? 1998 में। और लागू कब से हुआ? लागू हुआ है 2002 से। ध्यान रखना है कि लागू 2002 से हुआ है। ये भी एग्जाम में कभी कभी ये भी चेंज करके पूछ देता है, ठीक है, कब अपनाया गया है और कब लागू किया गया था। भारत रोम संविधि का पक्षधर देश नहीं है, ये याद रखना है आपको कि रोम संविधि का पक्षधर देश भारत नहीं है। मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है, द हेग, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री, केंद्रीय कार्मिक तथा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री ने नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0 फ्रेमवर्क जारी किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री ने नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0 फ्रेमवर्क जारी किया। NSCSTI 2.0 फ्रेमवर्क क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, देखेंगे। तो विकास क्षमता निर्माण आयोग द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? फ्यूचर रेडी सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण करना। फ्यूचर रेडी, भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण करना है। मुख्य विशेषताएं क्या है? तो व्यवस्थित मूल्यांकन मापदंड, समावेशी डिजाइन, डिजिटल अनुकूलन, हाइब्रिड लर्निंग और मॉडल के साथ एकीकृत, ठीक है। क्षमता निर्माण आयोग के बारे में, क्षमता निर्माण आयोग हमने देखा कि NSCSTI को किसने विकसित किया है? तो क्षमता निर्माण आयोग ने किया है, क्षमता निर्माण आयोग ने किया है। तो क्षमता निर्माण आयोग के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना कब की गई? 2021 में की गई। यह नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये काम करता है, ठीक है। इसमें अहम भूमिका निभाता है। NPCSCB को मिशन कर्मयोगी भी कहा जाता है। NPCSCB को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को जो है सो मिशन कर्मयोगी भी कहा जाता है। भारत मलेरिया के उपचार के लिए कौन सा वैक्सीन विकसित कर रहा है? अपना देश भारत जो है मलेरिया के उपचार के लिए कौन सा वैक्सीन विकसित कर रहा है भाई? तो एडफाल्सी वैक्सीन को विकसित कर रहा है। फिट इंडिया साइकिल अभियान कहाँ आयोजित किया गया है? फिट इंडिया साइकिल अभियान जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? एक सेकेंड, तो फिट इंडिया साइकिल अभियान जो है आपका वाराणसी में आयोजित किया गया है। वाराणसी में फिट इंडिया साइकिल अभियान को आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई 2025 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो यूनाइटेड किंगडम और मालदीव्स की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, ठीक है। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस प्रणाली का मिसाइल है? जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस प्रणाली का है? तो यह जो है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है किस प्रणाली का है? तो टैंक रोधी मिसाइल है ये, ठीक है। टैंक रोधी या मध्यम दूरी की टैंक रोधी मिसाइल है। इसे एक व्यक्ति अपने कंधे पर भी वहन कर सकता है, कंधे पर भी लेके जाके चला सकता है, ठीक है। भारत ने देश में ही जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सह उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया है, ठीक है। यह मिसाइल फायर ऑटोमेटिक मिसाइल है। ये तुम फायर करके भूल जाओ, अपना ये चले जाएगा जगह पे, ठीक है। और टैंक रोधी मिसाइल क्या होता है? टैंक रोधी मिसाइल में एक सिस्टम होता है
कि पहले वो टैंक को, ये जो टैंक है, ठीक है, तो पहले ये मिसाइल जा करके यहाँ पे हीट करता है, क्योंकि वो जो उसका बाहरी कवच जो होता है टैंक का काफ़ी मजबूत होता है, ठीक ना। तो ये जा करके पहले इसको गर्म करता है, ठीक है, गर्म करके फिर अंदर ब्लास्ट करता है। नहीं तो बाहर ब्लास्ट हो जाएगा तो ये टैंक ख़त्म ही नहीं होगा। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और इसका उपयोग क्या है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने NMMS ऐप के दुरुपयोग और गड़बड़ियों की घटना पर चिंता जताई है। इससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये ऐप शुरू किया गया था। अभी इसका दुरुपयोग हो रहा है ना, कई तरह का। क्या करते हैं लोग कि गलत तरह से उसका यूज, किसी का रजिस्ट्रेशन कर दिया, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है तो भी कर दिया, तो इस तरह से इसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। शुरुआत जो है सो कौन किया था? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस ऐप का, NMMS ऐप का शुरुआत किया था। उपयोग क्या है? मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए, मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जियो टैग के साथ टाइम स्टैम्प तस्वीर प्रतिदिन अपलोड की जाती है, ठीक है। इसमें फ़ोटो अपलोड करना है। जो भी लोग क्या बोलते हैं मनरेगा में काम करता है ना, उसके लिए था ये, उसके लिए है ये। जियो टैग के साथ उसका अपना टाइम स्टैम्प तस्वीर भी अपलोड करना होता है इस ऐप पे, ठीक है। उद्देश्य है फर्जी तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और फर्जी लाभार्थियों को दर्ज करने संबंधित गतिविधियों को कम करना। तो फर्जी लोग जो रजिस्ट्रेशन करवा के काम करने नहीं जाता है, उन लोगों को जो है सो कम करना है इसका उद्देश्य, ठीक है। भाषा, यह ऐप वर्तमान में कौन कौन सी भाषा में, यह ऐप NMMS ऐप कौन कौन सी भाषा में चलता है? तो अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाओं में उपलब्ध है। तो यही गड़बड़ियों की आशंका है, सॉफ्टवेयर की समस्या है ना, ये सब चिंताएं हैं। इन्विक्टस परियोजना की शुरुआत किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है? इन्विक्टस परियोजना की शुरुआत जो है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम की फ्रेजरनेस, ठीक है, ने ये इन्विक्टस परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? हाइपरसोनिक तकनीकों का विकास करना। हाइपरसोनिक तकनीकों का विकास करना है ये इस परियोजना का उद्देश्य। किस परियोजना का? तो इन्विक्टस परियोजना और इन्विक्टस परियोजना को किसने विकसित किया है? कौन शुरू किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम की फ्रेजरनेस ने, ठीक है। इन्विक्टस परियोजना के बारे में, यह पूरी तरह से दोबारा उपयोग किए जाने वाला एक्सपेरिमेंटल एरोस्पेस यान है, ठीक है। यह मैक 5 की गति से 5 गुना गति से, है ना, मैक 5 की गति से, ध्वनि की गति से 5 गुना गति, मैक 5 हो गया, ठीक है। ध्वनि की गति से 5 गुना गति से ये उड़ान भर सकती है। वित्त पोषण, यह ESA के जनरल सपोर्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एलिमेंट द्वारा वित्त पोषित है। मुख्य विशेषता क्या है? तो इस एरोस्पेस यान की मुख्य विशेषता देखते हैं। यह वायुमंडल में निरंतर हाइपरसोनिक गति पर उड़ान भर सकता है, हाइपरसोनिक गति पर उड़ान भर सकता है। यह अपग्रेड करने योग्य यान है, अपग्रेड किया जा सकता है इसको, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं। कोर्डोफन क्षेत्र हाल ही में न्यूज में था। कोर्डोफन क्षेत्र हाल ही में न्यूज में था। यह किस देश में है? कोर्डोफन जो है आपका सूडान में है। कहाँ पे है? सूडान में है कोर्डोफन क्षेत्र। हाल ही में सूडान के कोर्डोफन क्षेत्र में प्रतिद्वंदी सैनिक गुटों के बीच हुई झड़प में कई लोग की जान चली गई है। भौगोलिक अवस्थिति, सूडान उप सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व के चौराहे पर स्थित है। यह लाल सागर का तटवर्ती देश है। ये रेड सी है, ये रेड सी, यहाँ पे देखो ये रेड सी है, ये सूडान है। इस तरफ इजिप्ट हो गया, इरित्रिया हो गया, चाद हो गया, चाड है, और साउथ सूडान इस तरफ है, ठीक है। स्थलीय सीमा किसके किसके साथ लगता है देख लेंगे। मिस्र के साथ लगता है, अभी देखा, इरित्रिया के साथ, इथोपिया के साथ। दक्षिण में दक्षिणी सूडान है और पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और चाड है, तथा उत्तर पश्चिम में लीबिया स्थित है, ठीक है। देख लिया ना, यहाँ पे इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, चाड हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, साउथ सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, इरित्रिया हो गया, सऊदी अरबिया इस तरफ है, देख लो ठीक है। और बीच में रेड सी पड़ता है। समुद्री सीमा लाल सागर के साथ लगती है। भौगोलिक विशेषताएं, सबसे ऊंची चोटी क्या है यहाँ का? सूडान का सबसे ऊंची चोटी क्या है? जेबल मार्रा, जिसे मार्रा पर्वत भी कहा जाता है। मार्रा पर्वत जो है कहाँ है? सूडान में है। सूडान की राजधानी खार्तूम में वाइट नील और ब्लू नील नदियाँ मिलकर नील नदी बनाती है। ये सूडान की राजधानी खार्तूम जो है,
खार्तूम में वाइट नील और ब्लू नील दोनों मिल। किस देश की टीम 66वीं मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष पर रहा है? तो चीन। चीन जो है 66वीं मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष पर रहा है। और ये कहाँ हुआ था मैथमेटिकल ओलंपियाड? तो ये हुआ कहाँ पे? सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन से इवेंट में? मिक्स्ड इवेंट में। मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक जीता है, पहली बार भारत ने जीता है ये। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हो रहा है? तो जर्मनी में हो रहा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो है कहाँ पे हो रहा है? तो जर्मनी में हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले कैंपस को कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले कैंपस को। भारत के प्रधानमंत्री, नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ 7200 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो बिहार में। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ 7200 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो बिहार में। क्या है? कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकला है? तो कौन सा बैंक है? HSBC बैंक। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस क्या है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जो यूज है, क्या बोलते हैं, नेट जीरो करने की कोशिश करना है हर एक बैंक को, इसी के लिए ये अलायंस है नेट जीरो बैंकिंग। मतलब कि उससे पर्यावरण को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। नेट जीरो से ये मतलब है कोई भी इमिशन जो होते हैं, बिल्डिंग्स के इमिशन हो गए, उससे रिलेटेड कोई भी इमिशंस हो गए, तो ये सब कम करने का काम करना है बैंकों को, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंड है। तो चलो इतना पे ही हम अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।